नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह राजपूत यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से आपने 13 सीरीज में लेक्चर सीरीज में देखा कि किस तरीके से इंडिया की मैप के प्रति आपकी एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। इसी सीरीज में हमने पर्वत देखे, पहाड़ देखे, हमने नदियों को देखना बाकी है, हम पठार को देख रहे हैं और पठार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 पे डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 14 में हम कैमूर के पठार को जानेंगे। कैमूर के पठार को जानने से पहले यदि आपने जितनी चीजें मैंने अभी आपको क्लास में पढ़ाई है उन चीजों को देखा होगा, उन चीजों को मैप में मार्क किया होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आपने सॉल्व किया होगा, तो आपकी एक नई अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के प्रति, ज्योग्राफी के प्रति बन रही होगी। आइए देखते हैं आज की क्लास में कि कैमूर का पठार कैसे कैसे किन चीजों के बारे में हमें बताता है, कितना हमारे लिए वो राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर लाभकारी साबित होता है। ये पूरे इंडिया के पठार जितने हैं उनकी मैपिंग तो आपने हर क्लास में देखी है, इसके बारे में आगे देखते हैं क्या कैमूर की पठार की हम यहां पर आपके सामने बात करने वाले हैं। यदि बात करूं कैमूर के पठार की, तो कैमूर का पठार बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आसपास स्थित है। यह लगभग 23.5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 81 डिग्री से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसकी सीमा उत्तर के गंगा मैदानों, पश्चिम एवं दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तथा पूर्व में छोटा नागपुर से लगती हुई दिखाई देती है। जरा एक बार मैप में इसको हम देखते हैं तो हमें यहां इस रीजन में कहीं कैमूर का पठार, उत्तर प्रदेश के इस रीजन में कैमूर का पठार और बिहार के इस रीजन में कैमूर का पठार दिखाई पड़ेगा। विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है और अवसादी चट्टानों से यह बना हुआ है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों वाला उबड़ खाबड़ इलाका है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 300 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई को मेजर किया जाता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला जैसे खनिजों से समृद्ध है। मतलब कैमूर का पठार हमारे देश की अर्थव्यवस्था में या प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है, इस बात को भी हम जानते हैं। सोन नदी इस पठार से होकर बहती है, तो जिसका भी हम ज्योग्राफिकल प्रॉफिट यहां पर देख सकते हैं। यह पठार बहुत उपजाऊ है। यहां गेहूं, चावल, दाल, तिलहन जैसी विभिन्न फसलों के लिए यहां पर उत्पादन उच्च मात्रा में देखा जा सकता है और यहां इस फसलों के उत्पादन की स्थितियां समृद्ध होते हुए हमें दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इसमें कृषि के अलावा इस क्षेत्र में खनन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, आर्थिक गतिविधि है। और अगर आपको पता हो तो माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। यहां पर एक डैम बना हुआ है जिसको आप आसानी से देख पा रहे होंगे। भारत हर बार आपसे मैं कहता आता हूं विविधताओं का देश है, एक ऐसी विविधता जो कदम कदम पर बदलती रहती है और इसीलिए हमारे अवधि में कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वानी। इसी सिद्धांत को हमारा देश समृद्धि में अपने दिखाता है। आगे आते हैं। इस क्षेत्र में प्राचीन किले, गुफाएं, मंदिर के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यहां पर हमें कैमूर के क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण की बात करें तो रोहतास किला आपको दिखाई पड़ेगा। और यदि हम यहां से करंट अफेयर की बात करें तो प्रधानमंत्री ने हमें पर्यटक मित्र जैसी योजनाओं के बारे में भी जान लेना चाहिए जो क्षेत्रीय संस्कृतियों के वृद्धि में, पर्यटन में वर्तमान समय में सहयोग भी प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं मुद्दे को, आगे चलते हैं। मालवा का पठार जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैपिंग की आप बात कर रहे हो तो यहां पे आपको मालवा का पठार दिखाई पड़ेगा। ये रीजन है कुछ आपका, इस रीजन को जरा ध्यान से देखिए। ठीक, अब मैं ऐसा तो आपके सामने कहूंगा नहीं कि ध्यान से देखिए इस खूंखार अपराधी को, नहीं, इस रीजन को आप ध्यान से देखिए। मालवा का पठार आकार में लगभग त्रिभुजाकार है। दक्षिण में विंध्य, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और उत्तर में मध्य भारत पठार तथा पूर्व में बुंदेलखंड के पठार से ये घिरा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये चारों के चारों सराउंडिंग, इसके बाउंड्रीज कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से संरचनाएं जो व्याप्त हैं वो संरचनाएं हमें सराउंडिंग बनाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। इसमें 2 जल निकास प्रणाली है। यदि भारत की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा भारत में एक पश्चिम एक पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, इधर अरेबियन सागर या अरब सागर की ओर, या इस साइड की यदि बात करें तो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली
नदियों की श्रृंखला आपको दिखाई पड़ती है। नदियों की श्रृंखला आपको दिखाई पड़ती है। एक अरब सागर की ओर जिसमें नर्मदा तापी है। अगर आपसे एक प्रश्न यहीं पे समझाते हुए चलता हूं, नर्मदा, तापी, माही के अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप बहुत समानता के साथ इसका प्रश्न दीजिएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे आप पूरब की तरफ नदियों वाले या बंगाल की खाड़ी वाली नदियों के बारे में आप बताते हैं। समानता मतलब साबरमती, इट्स नॉट मायावती, साबरमती, माही, गाना मत गाइएगा, ओ माही रे, ना से नर्मदा और ता से तापी, इट्स तापी। 4 नदियां आपको पता हो। अब आपके पास ये भी पॉइंट हो जाएंगे इनको मैप में मार्क करने के बाद कि अरब सागर में गिरने वाली महज 2 नदियां आपको जुबान पे नहीं है, 4 नदियां। बाकी की क्लासेस जब ट्रिब्यूटरीज करेंगे तो आपको 8 से 10 नदियों की श्रृंखला यहां तक की याद कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, जिसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, तापी, माही और दूसरी तरफ बंगाल की ओर गिरने वाली चंबल और बेतवा। आप सभी को पता होगा इटावा में चंबल सफारी बनाया गया है, इसलिए प्रजनन केंद्र के तौर पर जो चंबल नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल हैं, ये मालवा के पठार के क्षेत्र में दोनों पाए जाते हैं। आगे की कहानी देखें तो इसकी औसत ऊंचाई हमें देखने को मिलेगी कितनी। इसकी औसत ऊंचाई वाला यह पठार धीरे धीरे उत्तर की ओर झुकता है, जबकि भूवैज्ञानिक दृष्टि के विविधतापूर्ण मालवा का पठार में धारवाड़ चट्टाने, विंध्य चट्टाने, गोंडवाना चट्टाने और ज्वालामुखीय बेसाल्ट भी आपको यहां सम्मिलित होते हुए दिखाई पड़ेगा। इसके आगे की यदि बात करें तो व्यापक लावा प्रवाह पठार को ढकता है, जिससे काली मिट्टी की उपस्थिति में योगदान मिलता है। और आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि काली मृदा को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो आपने रेगुर मृदा का नाम सुना होगा। आपने यही सुना होगा किस चीज के बारे में, रेगुर मृदा के अलावा कपासी मृदा, और इसमें बेसाल्ट की उपस्थिति ही इसके इंपॉर्टेंस को बढ़ावा प्रदान करती है। पठार भूभाग ढलानदार और नदियों के द्वारा विभाजित है, जिस क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण अल्प वर्षा के दौरान स्थानीय अस्थायी जलधाराओं की भी उत्पत्ति हमें यहां देखने को मिलती हैं। इतनी चीजें हमने मालवा के पठार के बारे में जाना और इसके आर्थिक क्षेत्रों के बारे में। घनी वनस्पति के अभाव के कारण ये अस्थायी जलधाराएं ऊपरी मिट्टी को नष्ट कर देती हैं, जिससे सकरी घाटियां बनती हैं और जिन्हें गूलियां कहा जाता है, जिन्हें आप चंबल की घाटी में आसानी से देख सकते हैं। इटावा, धौलपुर, ये क्षेत्र आपका जो है मुरैना, भिंड, यहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। समय के साथ ये नाले में, गहरे नाले में परिवर्तित हो जाते हैं और खड्ड नाले के कटाव के कारण भू आकृति बंजर भूमि में बदल जाती है, जिससे यह कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। चंबल नदी का जल निकासी विशेष रूप से बंजर भूमि स्थलाकृत से भरपूर है, जो ऊबड़ खाबड़ और अपर्दन वाले भूभाग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और आपको पता होना चाहिए, यदि बात चंबल नदी की हो रही तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदियों में से एक प्रमुख नदी मानी जाती है। चलिए, इतनी चीजों को आज की क्लास में हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बघेलखंड के पठार को, क्योंकि समय सीमा में निर्धारित रहते हुए हमको काम करना है। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए ये कि सुमित स्टडी पॉइंट को आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे सारे कोर्सेज आपके लिए 50% में अवेलेबल हैं। ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और आज ही इस चीज से जाके जुड़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।